आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रीफेस टू लिरिकल बैले विच वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. This particular piece of text is considered a manifesto of the romantic age जो न्यू क्लासिकल एज के दौरान एक ऐसे टाइप के थीम्स के बारे में बात करता है जो न्यू क्लासिकल्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते थे. आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज नोन एज अ ग्रेटेस्ट पोएट एंड द पायोनियर ऑफ रोमांटिक पोएट्री चुपचाप अपनी पोएट्रीज को पब्लिश किया करते थे. उनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको एक क्रिटिक बनना पड़ा और एक क्रिटिकल ऐसे पब्लिश करना पड़ा. यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म एक ऐसे टाइम पे होता है जब नियो क्लासिकल राइटिंग्स और द नियो क्लासिकल एज वॉज डोमिनेटेड, और या फिर हमारे लिटरेचर में न्यू क्लासिकल राइटर्स वर ब्लूमिंग. ऐसे टाइम पे ये पब्लिश करते हैं 1798 में 23 पोएम्स की एक कोलैबोरेटिव कलेक्शन ऑफ पोएम्स कोलरिज के साथ, जिसमें इनकी पोएट्री उस टाइम के आइडियल्स, उस टाइम के थीम्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हैं. इफ वी रिमेंबर तो नियो क्लासिकल थीम्स टॉक अबाउट द ग्रैंड थीम्स, लॉफ्टी आइडियाज, इलेटेड लैंग्वेज. आपका पोएटिक डिक्शन बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल एंड ग्रैंड होना चाहिए. एंड यू मस्ट फॉलो द क्लासिक्स एंड द यूनिटीज. जितने भी न्यू क्लासिकल राइटर थे वो बहुत ही रूल ड्रिवन थे एंड बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थे अबाउट हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर वर्क. ऐसे में विलियम वर्ड्सवर्थ एक सादी पोयम को लिखते हैं फॉर द कॉमनर्स इन कॉमन लैंग्वेज, पोएटिक डिक्शन को कहीं पीछे छोड़ते हुए, मीटर या राइम को इतना ज्यादा ना इस्तेमाल करते हुए. तो ये इनकी पोएट्री कलेक्शन के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अटैक को डिराइव कर लेती है. एंड व्हेन ही सीज कि 1798 में इनकी पोएट्री कलेक्शन को इतना अटैक किया जाता है, तो फिर ये आगे निकल के आते हैं और एक तरीके से मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र लिखते हैं दैट नाउ ही इज गोइंग टू राइट इन दिस पर्टिकुलर स्टाइल, जो आगे आने वाले राइटर्स इस कदर फॉलो करते हैं कि आपकी रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 से मानी जाती है. सो बैकग्राउंड आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, आपको ये भी पता चल गया कि पोएट से क्रिटिक की जर्नी आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने कैसे ली. एंड अगर हम लोग एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्ड्सवर्थ ने ये बात खुद बोली है that he never wanted to be a critic but he was dragged into criticism. And the sad part is कि उनकी लिरिकल बैले की जो पोइट्री कलेक्शन थी, इस अटैक को इस तरीके से इनके ऊपर असर पड़ता है कि इनको अपना ये क्रिटिकल एसे लिखना पड़ता है अपने सेल्फ डिफेंस में, जो एक तरीके से हमारे लिए क्रिटिकल वर्क का काम करता है एंड इट बिकम्स द मैनिफेस्टो. तो बैकग्राउंड आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है. अब आपको इसके कोर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अच्छे से समझ में आएंगे. Wordsworth wanted to take a turn away from what he called the gaudiness and in phraseology. अब ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन फ्रेजियोलॉजी या इन गॉडिनेस कौन से राइटर्स के लिए कहा है. तो व्हेन यू आर क्लियर विद द न्यू क्लासिकल आइडिया एंड देयर अटैक एंड डिफेंस पॉलिसी, आपको पता चल गया है कि ये आपके नियो क्लासिकल्स के लिए कहा जा रहा है. उस टाइम पर जो नियो क्लासिकल जिस टाइप के वर्क्स लिखा करते थे वो आपके वर्ड्सवर्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. ही वांटेड टू फील द पोएट्री. वो रूरल एंड रस्टिक लाइफ के बारे में लिखना चाहते थे, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना चाहते थे, कॉमनर्स के लिए लिखना चाहते थे कि पोएट्री शुड नॉट बी समथिंग जो कि आपके सिर्फ एलीट पीपल के लिए लिखी जाए, उनकी लाइफ को दिखाए, सिर्फ किंग्स एंड क्वींस की ही लाइफ को आपके लिटरेचर का सब्जेक्ट बना दे. where is nature, where are the common people, and उनकी डेली लाइफ ये अपनी पोएट्री में दिखाना चाहते थे. So he very well rejected the rigid forms and the elevated diction of your neoclassical poetry in favor of simplicity, emotion, nature and ordinary experience. We all are aware of his style and उसी को ही ये justify करने की कोशिश करते हैं अपने preface to lyrical ballet में. Now this page is extremely important for you dear students because you are asked in your exam. सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए कि lyrical ballet के कितने versions publish हुए थे. Number one was published in 1798, which was just a poetry collection by your Wordsworth and Coleridge. दूसरा जो इनको 1800 में लिखना पड़ा जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आपका प्रीफेस अटैच था. ये प्रीफेस आपका क्रिटिसिज्म या फिर
क्रिटिकल एसे बन जाता है जिसको आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। 1802 में अगेन ये उसी पब्लिकेशन को पब्लिश कराते हैं विद सम रिवाइज्ड प्रीफेस, जहां पर ये और आगे अपना वी वुड से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं या अपने स्टाइल को लोगों के सामने रख रहे हैं कि दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू हिम अ पोएट्री शुड बी। नाउ इसमें आपका अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन ऐड होता है, ये आपके कई एग्जाम में पूछा गया है। एंड लास्टली 1815 में एसे सप्लीमेंट्री टू द प्रीफेस आता है, जिसमें अगेन ये अपने पोएटिक डिक्शन एंड स्टाइल के बारे में आगे बात कर रहे हैं। आज का जो आपका वर्क होगा वो 1800 के प्रीफेस टू लिरिकल बैले में डिटेल में बात करेगा। सबसे पहला जो इनका कोर आर्ग्यूमेंट है इस पर्टिकुलर टाइप की या इस टाइप की इस थीम की राइटिंग्स को लिखने का, कि इनका मानना है कि जो सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री होनी चाहिए वो कॉमन होनी चाहिए। पोएट्री शुड डील विथ योर ऑर्डिनरी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक सिचुएशंस, ह्यूमन के पैशंस के बारे में बात करें एंड व्हाट people are able to feel more genuinely. If I am belonging to a middle class family या फिर मैं बहुत गरीब हूँ एंड मेरे सामने कोई बहुत अमीर की फिल्म आई है जो अमीर की लाइफ को शो कर रही है, आई विल नेवर बी एबल टू रिलेट टू दैट पर्टिकुलर मूवी। सेम गोज विथ योर पोएट्री कि आपके विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसी टाइप की पोएट्री को लिखना चाहते थे विच इज फेल्ट एंड फेल्ट रिलेटेड बाय द कॉमन पीपल। तो इनकी पोएट्री का जो प्राइमरी एम है वो ये है टू शो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है, हम खुश होते हैं, हम सौरों में जाते हैं, वी फील लव्ड, वी फील जेलस। दीज आर द लॉज ऑफ नेचर। एंड जब आप इंसान के जीवन को दिखाने की कोशिश करते हो, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली रिलेटेबल टू एनी ह्यूमन बीइंग। एंड उसको जब आप सिंपल वे में लिखते हो तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर छाप छोड़ता है आपकी ऑडियंस के ऊपर। Next point he says is language of poetry. He was very very critical of the kind of artificial and flowery style जो आपके न्यू क्लासिकल राइटर्स लिखा करते थे, जहां पर बातों को जबरदस्ती ऑर्नामेंटेशन में एंड फिगर्स ऑफ स्पीच में ये लोग बिल्कुल डुबो कर दिखाते थे। दैट यूज्ड टू लुक वेरी ग्रैंड एंड इलेटेड। आपके वर्ड्सवर्थ का मानना था कि ही रिजेक्टेड आर्टिफिशियल एंड ऑर्नेट स्टाइल ऑफ 18th सेंचुरी पोएट्री, जिसको वो इन गॉडेनेस बोलते हैं। एंड ही सेज he wanted to write a type of poetry where the selection of language is rarely used by men. ये जितने भी येलो से हाईलाइटेड थिंग्स आपको दिखाई देंगी आर द एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स जो किसी ना किसी पेपर में पूछी गई हैं। तो मेक श्योर आप इसके नोट्स अच्छे से बनाएं। एवरीडे स्पीच आपके वर्ड्सवर्थ के हिसाब से ज्यादा फिलोसफिकल होती है रादर देन जब आप उसमें जबरदस्ती के ऐसे कठिन शब्द डाल देते हो जो एक नॉर्मल इंसान के लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ही फेल्ट कि जब आप ऐसे आर्टिफिशियल वर्ड्स का यूज करते हो तो वो एक्चुअली में एक ऑडियंस फील नहीं कर पाती है एंड उसको एक्चुअल लाइफ में वो यूज भी नहीं करती है ताकि वो उससे रिलेट कर पाए। सो ही वांटेड टू कीप इट वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, which makes us come to the another point कि आपके वर्ड्सवर्थ का ये एक मेजर मानना था जिसकी वजह से इनकी और कोलरिज की अच्छी लड़ाई हो गई थी। व्हेन यू रीड आगे जाके बायोग्राफिया लिटरेरिया तो इनके इसी पॉइंट को उठाया है आपकी कोलरिज ने एंड इसको बहुत ही कंटेम किया है कि आपकी पोएट्री और प्रोज की लैंग्वेज अलग होती है एंड वर्ड्सवर्थ इज रॉन्ग एट दिस पॉइंट। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि अगर आप ध्यान से देखो तो पोएट्री की लैंग्वेज और प्रोज की लैंग्वेज में ज्यादा फर्क नहीं होता है। इट इज दैट कि पोएट्री जो आप लिखते हो उसमें आप मीटर का इस्तेमाल करते हो। नाउ बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स आपको राइम एंड मीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो राइम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो राइम इज समथिंग एल्स। जैसे कि मैं बोलूं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो ये हो गई दो राइमिंग लाइंस। वेयर इज मीटर इज the up and down rhythm effect of the lines in a poetry. So आपके वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हमें मीटर से इतना मतलब नहीं होना चाहिए पोएट्री के अंदर। आई नो कि मीटर के होने से आपकी पोएट्री में मेलोडियस इफेक्ट तो आ जाता है, पर इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपकी पोएट्री में होनी ही चाहिए। इनकी ये लाइन है, there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and the metrical composition. Now he is not against poetry, तो कभी भी आपसे ऐसा confusing question पूछा जाए कि was Wordsworth against your meter, तो वो अगेंस्ट नहीं थे। उनका बस सिंपल से ये कहना था कि प्रोज एंड पोएट्री में बस इतना डिफरेंस है कि पोएट्री में आप मीटर का इस्तेमाल करते हो,
प्रोज में आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ और सिर्फ आपके मीटर में डिफरेंसेस आते हैं। सो दीज आर द पिन पॉइंट्स जो आपको अपने नोट्स में लिखने चाहिए। अनदर पॉइंट, रोल ऑफ मीटर। इनका मानना है कि भाई ये बात तो सच है कि मीटर इज नॉट एसेंशियल बट एड्स प्लेजर। आपकी पोइट्री में अगर मीटर है, अगर ऊपर नीचे पिच की साउंड आ रही है एंड ब्यूटीफुल आयम्बिक पेंटामीटर में आपने अपनी पोइट्री को लिखा है, तो उसमें इंडीड बहुत ही मेलोडियस इफेक्ट आता है, बट it helps sustain attention and makes even painful emotions tolerable. It is a pleasure super added to natural speech। कि अगर मैं अभी आपसे नॉर्मल एक वे में बात कर रही हूँ, पर अगर मैं अभी गाना गा गा के बात करने लगूँ तो यू आर गोइंग टू फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव एंड इट इज जस्ट लाइक प्लेजर सुपर एडेड। इट कैन बी एडेड टू पोएट्री इफ यू नीड सो, अदरवाइज इनको इससे कोई परहेज नहीं। दूसरी बात, एसेंस ऑफ पोएट्री की ये बात करते हैं कि पोएट्री या फिर जो अंदर से मन से जो गाना निकलता है वो एक पावरफुल ह्यूमन इमोशन होता है। Poetry is the spontaneous overflow of powerful emotion. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. This line is something जो हर लिटरेचर के स्टूडेंट को रटी हुई होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में आइदर फिल इन द ब्लैंक्स में आइदर हाफ ऑफ करके या फिर इसका मतलब पूछ के एग्जाम में पूछी गई है। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको इसको समझने पड़ेंगे। इनका मानना है कि सपोज मैं किसी बहुत ही अच्छी मैंने एक सीनरी को देखा, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुरंत ही आई विल नॉट स्टार्ट टू जॉट डाउन माय पोएट्री कि हाँ मैंने बहुत सुंदर एक चीज देख ली एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग माय पोएट्री। यू स्टैंड देयर, यू फील द इमेजरी, जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, यू कम बैक टू योर होम। आप अगेन से उस सीनरी के बारे में सोचते हो एंड उस सीनरी के बारे में वापस से सोचने के बाद जो भी इमोशंस आप रिकलेक्ट कर पाते हो उसको आपको अपने पन्नों में लिखना है। A strong emotion is felt, remembered later in calm, जब आप अकेले कमरे में बैठे हो, remembered so vividly that it rekindles the emotion। कि आप बैठे तो अपने कमरे में हो पर वो दृश्य आपकी आंखों पे कुछ ऐसा छप गया है कि it is now getting recollected and आप अपने कमरे में उस जगह को फील कर पा रहे हो। And then when you express that feeling into the verse, that what he calls is the correct form of poetry that can be felt by your emotions। this is what he says कि poetry को ऐसा होना चाहिए। the role of poet, this is very important क्योंकि जितने भी आप literary criticism के अंदर राइटर्स पढ़ने वाले हो डियर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट हर एक आपके क्रिटिक ने रोल ऑफ पोएट एंड रोल ऑफ पोएट्री अपने अपने ऐसे में दिया है। और इससे आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये वाली लाइन किसने बोली है, ये वाली जो मतलब स्टेटमेंट किसने पास किया है। तो मेक श्योर जब आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म को प्रिपेयर करो तो हर राइटर के एस्से को जब आप गो थ्रू करो, यू मेक श्योर कि उसने क्रिटिक के लिए क्या बोला है, पोएट के लिए क्या बोला है, पोएट्री के लिए क्या बोला है, इसको अच्छे से हाईलाइट करके आप लिखिए। This is the line which he says, a poet is a man speaking to men. He is just a single man, but he is talking to multiple people. And that is why he says, a poet is not a superhuman. Poet कोई एक बहुत ही महान इंसान नहीं होता है, वो एक ordinary इंसान ही होता है हमारी और आपकी तरह, but with heightened sensibilities. If I say कि मेरे में और अरिजीत सिंह में कोई difference नहीं है, I will be very very wrong। क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसकी जो सेंसिबिलिटीज है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया है, वो मुझसे ज्यादा हाइटेंड है। ही कैन सी थिंग्स द वे विच आई कांट, एंड ऑफ कोर्स ये टीचिंग में भी अप्लाई करता है। द वे आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स मे बी अरिजीत सिंह वुड नॉट बी एबल टू डू। सो यहाँ पे हम लोग एक कॉमन इंसान की तरह ही होते हैं, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में हमारी जो सेंसिबिलिटी होती है वो काफी हाइटेंड होती है। He feels more deeply, remembers more vividly, expresses more beautifully than others। हो सकता है कि मेरे जो शब्द हैं वो इतने ब्यूटीफुल ना हो जो अरिजीत सिंह के आपके शब्द होंगे, एंड दैट इज वाई उनके मिलियंस में व्यूज आते हैं एंड मेरे कुछ चंद हजारों में। बिकॉज इट इज द वे हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ ब्यूटिफुली, जो एक एक इंसान को टच कर जाए एंड रिलेट कर जाए। His task is to give pleasure and also moral gain। Now आपकी पूरी literary criticism की जर्नी में
यू आर गोइंग टू फाइंड दिस मेजर थिंग, जहां पर आपसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जो राइटर है वो इंस्ट्रक्ट भी कराता है, डिलाइट भी कराता है, जो टीच भी कराता है एंड एंटरटेन भी कराता है. सो योर वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो ऑफ दिस पॉइंट कि पोइट्री शुड नॉट ओनली गिव प्लेजर बट ऑल्सो टीच सम मॉरल्स टू द ह्यूमंस, and that is what he is trying to say about the role of poet. Now we come to the function of poetry. Poetry is not just a self expression just judged by its effect on the reader, कि भाई रीडर को तो ये गाना बहुत अच्छा लग गया तो ये पोइट्री बहुत अच्छी है, इससे आपको रीडर के उससे जज नहीं करना है. Poetry should delight but also elate by refining emotions and teaching man, nature and human life. आपकी पोइट्री में ऐसा क्या है जो दूसरी पोइट्री से उसको अलग करता है, जो आपको इंसान के जीवन के लॉज जो उसको गवर्न कर रहे हैं वो एक पोइट्री में सिखा के चला जाए. Science discovers truth, but poetry is the breadth and the finer spirit of all knowledge, an exact statement that has been asked in your exams. यहाँ पर आपके वर्ड्सवर्थ पोइट्री को साइंस से कंपेयर कर रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो हमारे ब्रिटिश राइटर्स करते आए हैं, बी इट योर प्लेटो, बी इट अरिस्टोटल, बी इट फिलिप सिडनी, कि फिलोसफी, साइंस एंड हिस्ट्री के तो ये लोग पीछे पड़े हैं कि उनसे तो हमारी पोइट्री ज्यादा बेटर है. He says it is impassioned experience which is in the countenance of all science. In every way, he's just trying to tell कि poetry is the breadth and your spirit of all knowledge, कि poetry सबसे ऊपर है, बाकी सारे subjects तो इनके पीछे आते हैं. Criticism of neoclassicism is very important because, of course, neoclassics were the one who attacked your type of poetry that Wordsworth was writing. So, of course, in his defense, he is going to say कि थैंक मतलब जस्ट लुक एट योर पोइट्री एंड लुक एट माई पोइट्री, कि मेरी पोइट्री आपकी पोइट्री से तो अलग होगी ही. न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स वैल्यूड करेक्टनेस. नाउ it is not being partial about neoclassical critics or romantic writers. हम लोग को तो दोनों को ही पढ़ना है, कोई हमारे चाचा बुआ के तरफ के नहीं है, ठीक है. सो neoclassical critics आपकी करेक्टनेस, यूनिटी एंड रूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे. इनके लिए स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. आप अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री को उठा के देख लीजिए, सैमुअल जॉनसन की पोइट्री को उठा के देख लीजिए, और जितने भी उसके अंदर राइटर्स आते हैं उनकी आप पोएट्री को उठा के देखिए. प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर मीटर, राइम एंड एलिवेटेड एंड ग्रैंड थीम्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं. तो इनका जो डिक्शन एंड जो राइटिंग स्टाइल है ना, वो इमोशनल ट्रुथ से थोड़ा सा अलग जाते हैं. वर्ड्सवर्थ ने अपोज किया है दैट ही सेज जजिंग पोएट्री बाय एंशिएंट मॉडल्स और एक्सटर्नल पॉलिश. इन्होंने बताया हुआ है कि नहीं, आपको क्लासिक्स को फॉलो करना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए आपके वर्क में, दीज आर द सर्टेन रूल्स जो आपकी पोएट्री को अच्छा बनाते हैं. वी ऑल आर अवेयर, हम लोग ने इनके क्रिटिसिज्म को देखा हुआ है. मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आपने सबके क्रिटिसिज्म को समझा है, तभी आप एक पूरी पिक्चर को समझ पाओगे. सो पोप ने क्या कहा था, जॉनसन ने क्या कहा था, ये आपको क्लियर होना चाहिए. A poem may be flawless in a form yet fail to please always and please all. एक पोएम ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी वक्त उठाकर आप, जैसे ओल्ड सॉन्ग्स नहीं होते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, की पुराने गाने आप आज भी उठाकर सुनेंगे ना तो दे विल बी रिलेटेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन 21st सेंचुरी, एंड आगे वाली आने वाली सेंचुरी एंड जनरेशन भी उसको सुनेंगे तो भी वो उतने ही रेलिवेंट होंगे. तो वो प्लीज ऑल करनी चाहिए, प्लीज ऑलवेज एंड प्लीज ऑल. This is what poetry says. He insisted that true test of poetry is the healthy pleasure it gives to the reader. आपकी जो पोइट्री है वो healthy pleasure देनी चाहिए आपके रीडर को. Wordsworth live and let live principle. Now this was something very interesting I came to know कि इनका ये मानना है कि भाई तुम अपनी टाइप की पोइट्री लिखो, मुझे मेरी टाइप की पोइट्री लिखने दो. I am not criticizing yours, then do not criticize mine as well. I am well aware that others who pursue different track may interest him likewise. I do not interfere with their claim. I only wish to prefer a different claim of my own. इनका बस इतना मानना था कि मुझे तुम्हारे नियो क्लासिकल स्टाइल्स पर पोइट्री लिखनी ही नहीं है, मेरा जो स्टाइल है वो अलग है, एंड इनके हिसाब से वो यही फॉलो करने देना चाहते हैं. एंड दिस इज व्हाट वी से लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो. कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका प्रीफेस टू लिरिकल बैले इतना ज्यादा पॉपुलर एंड इतना ज्यादा रेवर किया जाता है आज भी एज द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म दैट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ें. वर्ड्सवर्थ ने उस टाइम पे जो डिफाइंड रोल्स थे पोइट्री के उसको ब्रेक कर दिया था, समथिंग इनटू लिविंग, नेचुरल एंड डीपली ह्यूमन. ठीक है, खत्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर.
What the preface truly gave us was not just an explanation of poetry, but a new way of seeing poetry as life itself expressed in language. आप वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को जब भी पढ़ेंगे तो you will feel कि you are actually able to feel what he was feeling, and this is the power of his words and the theme that he was trying to showcase in front of everyone. वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से एक अच्छा सा कमेंट आप लोग लिख कर जाइएगा, एंड डू चेक आउट माय पेड कोर्सेज एज वेल। आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म के और सारे जितने भी क्रिटिकल राइटर्स एंड क्रिटिकल एसेस प्रिपेयर करने हैं, आप मेरे इस कोर्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, जहां बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने सारे क्रिटिक्स को पढ़ा के रखा है अलॉन्ग विथ मेनी अदर ऑफ माय कोर्सेज, जिसको आप लोग स्ट्रक्चर्ड वे में विद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। I would love to know your feedback regarding this particular video, and अगला कौन सा आप लोग ऐसे पढ़ना चाहोगे वो भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। I am going to take your leave and I am going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.